हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भेजते रहेंगे हैरान करने वाले तोहफे, आपकी नियुक्ति नई बोतल में पुरानी शराब। दोस्तों, नए डीजीपी को आतंकवादियों की बड़ी धमकी बताएंगे। जम्मू और कश्मीर से बहुत बड़ी खबर। वहीं इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर लगा दिया बैन, मचा दिया तहलका। वहीं बांग्लादेश का पाकिस्तान को दो टूक कह दिया। 1971 को भूल नहीं सकते, अच्छे रिश्ते बनाना है तो तुमको माफी मांगना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दिल्ली पहुंची ईरान की बारूदी आग। अलर्ट मोड में भारत इजराइल दूतावास की सिक्योरिटी हुई टाइट। जी हाँ, एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर। नए डीजीपी को आतंकियों की बड़ी धमकी, कहा भेजते रहेंगे हैरान करने वाले तोहफे। आंध्र प्रदेश से अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति पर AGMUT, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर में शामिल होने वाले नलिन प्रभात IPS को जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। प्रभात ने 1 अक्टूबर को कार्यभार संभाल लिया है। नए डीजीपी के लिए इस नियुक्ति को काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। वजह है केंद्र सरकार ने 2-3 वर्षों में आतंकवाद और माओवाद को खत्म करने की बात कही है। J&K में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले समूह द रेजिस्टेंट फ्रंट ने नए डीजीपी नलिन प्रभात को एक मैसेज दिया है। सोशल मीडिया के जरिए भेजे गए मैसेज में नलिन प्रभात की नियुक्ति को नई बोतल में पुरानी शराब बताया है। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन ने यह भी कहा है कि उनका कार्यकाल मुश्किलों भरा रहेगा। TRF उन्हें समय समय पर हैरान करने वाले तोहफे भेजता रहेगा। द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा बताया जाता है, उसने जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी नलिन प्रभात के लिए एक संदेश जारी किया है। दोस्तों, इस पर अब देखना यह होगा कि भारत की सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में DGPs को टारगेट पर रखते हैं ये आतंकवादी। अब ऐसे में ये धमकी कहीं ना कहीं फिर एक बार भारत को हैरान कर सकती है। वहीं बता दें, एक तरफ जहां भारत ने जम्मू कश्मीर में दिखाया सुरक्षा और लोकतंत्र का दम, बिना किसी आतंकी हमले के, बिना किसी भी प्रकार के अनहोनी के भारत की मोदी सरकार ने इलेक्शन को कंप्लीट करके दिखा दिया। दोस्तों, उधर पाकिस्तान में राजनयिकों पर हमले ने खड़े कर दिए हैं कई गंभीर सवाल। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, भारत और पाकिस्तान के हालिया घटनाक्रम में एक बड़ा अंतर तब दिखाई दिया है जब जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनावों का आयोजन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्वात इलाके में विदेशी राजनयिकों पर हमला हुआ। जम्मू और कश्मीर में 1 दशक बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दूसरे चरण में 57.31% मतदान दर्ज किया गया। ये चुनाव 2019 में भारतीय सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद से हुआ चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तब जब ये क्षेत्र दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान शॉक हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव सफलतापूर्वक कैसे हो गया, कैसे शांतिपूर्वक ये चुनाव संपन्न हुआ है, जबकि आतंकवादी लगातार चुनाव को संपन्न नहीं होना देना चाहते थे। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव एरियाज में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन पाकिस्तान में राजनयिकों पर ये हमले बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वहीं बता दें, 1971 को नहीं भूल सकते हम, अच्छे रिश्ते बनाना है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। जी हाँ, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दो टूक कहते हुए अच्छे से सुना दिया है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 के जंग में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसमें 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। इस जंग की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तानी सेना तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, बोले तो आज का बांग्लादेश में बहुत जुल्म कर रहा था। ऐसी स्थिति को देखते हुए पीएम इंदिरा गांधी ने बंगालियों को बचाने के लिए पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। एक बार फिर बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को 1971 की याद दिलाते हुए क्लास लगा दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बीते मंगलवार को एक बयान में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन हम 1971 को नहीं भूल सकते। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अच्छे रिश्तों के हक में हिम्मत दिखाना ही होगा और माफी मांगनी ही पड़ेगी। मोहम्मद तौहीद हुसैन ने आगे कहा कि हमें रिश्तों को सुधारने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम भी 1971 में हुए भयावह यादों को भुला नहीं सकते। माफी तो पाकिस्तान को मांगना ही पड़ेगा। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर अभी की, इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर लगा दिया है बैन, कह दिया आतंकवादियों को समर्थन देता है ये। जी हाँ, इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। मंगलवार देर शाम से दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। इसका असर पूरी दुनिया पर भी देखने को मिल रहा है, खासकर मध्य पूर्व के देशों में तनाव की स्थिति है। इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी जारी की है। इन सब के बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में अवांछित व्यक्ति, बोले तो ऐसा व्यक्ति जिससे अब कोई सम्मान या स्वागत नहीं मिलेगा, जैसा घोषित करने और देश में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इजरायली विदेश मंत्री केंज ने बयान जारी करते हुए कहा, जो कोई भी स्पष्ट रूप से ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए आपराधिक हमले
हमले की निंदा करने में असमर्थ है, वो इजराइल की धरती पर पैर रखने के योग्य नहीं है। गुटेरस इजराइल से नफरत करने वाले महासचिव हैं जो आतंकवादियों, बलात्कारियों और हत्यारों का समर्थन देते हैं। गुटेरस को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक दाग के रूप में याद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही बैन लगा दिया है गुटेरस पर इजराइल ने। अब देखना ये होगा कि क्या अन्य देश मिलकर इजराइल को समझाते हैं या फिर ये बैन जारी रहेगा। ऐसे में दोस्तों हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या गुटेरस पर ये बैन जो लगाया है इजराइल ने, क्या सही फैसला लिया है? जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अभी तक लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिए, हमें सपोर्ट मिलता रहेगा आपका। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर, दिल्ली पहुंची ईरान की बारूदी आग, अलर्ट मोड में भारत। इजराइल दूतावास की सिक्योरिटी हुई टाइट। दोस्तों दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब्दुल कलाम रोड को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस गाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सूत्रों के मुताबिक मीडिया को भी इजराइल एम्बेसी की तरफ जाने की और वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। ऐसे में भारत में इजराइल एम्बेसी पर किसी भी साजिश को रोकने के लिए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दोस्तों इन इलाकों में किसी तरह के प्रोटेस्ट ना हो, उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इजराइल एम्बेसी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया है। जी हाँ, वहीं दोस्तों ईरान और इजराइल में तनाव पर भारत ने जता दी है चिंता, बता दिया है पश्चिम एशिया में है 90 लाख भारतीय। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच छिड़े संघर्ष को लेकर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने सभी पक्षों से शांति बरकरार रखने की अपील की और अपने नागरिकों से ईरान न जाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ईरान की ओर से सैकड़ों मिसाइल दागना चिंता की वजह है और इस तनाव को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। ईरान ने इन मिसाइल हमलों को इजराइल की ओर से लेबनान और गाजा में हमलों का जवाब बताया है। इसके अलावा ईरानी सेना के अफसर कासिम सुलेमानी और हमास एवं हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों के कत्ल का बदला करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस तनाव को लेकर कहा कि हम पश्चिम एशिया में बड़े तनाव को लेकर चिंतित हैं। हम इन इलाकों में अपने नागरिकों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। वहीं बता दें, पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करेगा चाइना, पहले किया विरोध। दोस्तों जिनपिंग ने दिखाई अपनी आंख तो ढीला पड़ा शहबाज शरीफ। जी हाँ, पाकिस्तान में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो PLA की तैनाती होगी जल्द ही। इस दिशा में पाकिस्तान और चीन एक समझौता करने जा रहे हैं। चीन का मानना है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। वो चाहता है कि PLA पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा करे। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर कई हमलों को अंजाम दिया गया है। इससे शी जिनपिंग सरकार की चिंता बढ़ गई है। समझौते के मुताबिक पाकिस्तान में अब चीनी नागरिकों को बख्तरबंद वाहनों से परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में हजारों की संख्या में चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मगर लगातार उन पर हो रहे हमले ने दोनों देशों की चिंता बढ़ा दी है। पहले पाकिस्तान ने चीनी सेना की तैनाती का विरोध किया है, मगर चीन के भारी दबाव की वजह से शहबाज सरकार को झुकना पड़ा। दोस्तों चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा निवेशक है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की चीनी परियोजनाएं विद्रोहियों के निशाने पर हैं। चीन को सबसे बड़ा खौफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोले तो BLA का है, क्योंकि BLA कई बार चीनी नागरिकों पर हमला कर चुका है। यहाँ तक बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट को खाली करने की चेतावनी दे चुका है, मगर चीन ने इस पोर्ट पर भारी भरकम निवेश किया है। यह पोर्ट $50 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। जी हाँ, ऐसे में चीन के आगे क्यों झुका पाकिस्तान, तो आपको बता दें, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में चीन ने पाकिस्तान से चीनी नागरिकों की सुरक्षा स्वयं की सेना से करने की अनुमति मांगी थी, मगर पाकिस्तान ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया। इस बीच कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट पैकेज की मांग की, मगर सफलता नहीं मिली। इसके बाद चीन ने अधिक निवेश का प्रस्ताव दिया, मगर शर्त यह रख दी कि चीन की सेना की तैनाती पाकिस्तान में की जाएगी। चीन के इस प्रस्ताव के आगे पाकिस्तान को झुकना ही पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए तो खतरनाक है ही। पाकिस्तान को बेशक लग रहा होगा कि चीनी सेना आने के बाद उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी या फिर BLA को चीनी सेना जवाब दे पाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि चीनी सेना कुछ लिमिट में भेजी जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि चीनी सेना आने के बाद पाकिस्तान का एक एक कोना चीन के हवाले हो ही जाएगा, और ये निश्चित है, क्योंकि चाइना ने जिस भी देश पर हाथ मारा है उसको अपना ही बनाकर छोड़ा है। वहीं आपको बता दें, यमुनानगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत इस पार और उस पार भी मार सकता है। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचार अंतिम दौरे में पहुंच चुका है। 5 अक्टूबर को मतदान व 8 अक्टूबर को मतगणना है। इससे पहले बुधवार को हरियाणा की सभी 90 सीटों पर खूब चुनावी रैलियां हुई। यमुनानगर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पर कई निशाने साधे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक मजबूत राष्ट्र बन गया है। हमने ये साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर अब हुकूमत है कि भारत इस पार भी मार सकता है और उस पार जरूरत पड़ी तो मार सकता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है। भाजपा सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी है और ऐसा करना जारी रखेंगे। वे जहां भी अपनी सरकार बनाते हैं दलितों के साथ अन्याय करेंगे। हमें समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की जरूरत है। तो वहीं बता दें, रूस पाकिस्तान में सबसे बड़ा समझौता, भारत के दुश्मन देश से क्यों नजदीकियां बढ़ा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, क्या है कारण, बता दें पाकिस्तान और रूस ने दोनों देशों के बीच
आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में राजधानी मॉस्को में पाकिस्तान रशिया व्यापार और निवेश फोरम का उद्घाटन किया गया है। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से रूस से लगातार आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की नजरें ब्रिक्स समूह पर भी हैं। इस निवेश फोरम का उद्घाटन निजीकरण, निवेश और संचार बोर्ड के केंद्रीय मंत्री अब्दुल अलीम खान के नेतृत्व में हुआ है। इस व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच एक MOU पर भी हस्ताक्षर किया गया है। वहीं बता दें, इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को भेजा था मैसेज। जी हां, एजेंसी ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल दागने के बाद इजराइल संकट में है। ऐसे में इजरायली सैनिक जवाबी हमले कर रहे हैं। इस बीच ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि तेहरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिका को इसमें शामिल न होने की चेतावनी दी थी। अरागची ने कहा कि तेहरान ने वॉशिंगटन से कहा था कि वो इजराइल पर हमले के बाद हस्तक्षेप न करें। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार अरागची ने कहा कि संदेशों के आदान प्रदान का मतलब समन्वय नहीं है। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड के रास्ते ईरान ने अमेरिका को यह संदेश भेजा था। वहीं बता दें, हमास नेता का बेटा इजराइल के साथ कहा गाजा व हिजबुल्लाह खिलाफ एक्शन पूरी तरह जायज, अब मुस्लिम को सबक सिखाना है जरूरी। जी हां, हमास के को फाउंडर शेख हसन यूसुफ के बेटे मुसाब हसन यूसुफ ने इजराइल को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। मुसाब ने कहा कि इजराइल द्वारा हमास और हिजबुल्लाह पर की जा रही सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से जायज है। मुसाब, जो एक समय पर फलस्तीनी मिलिटेंट थे, उन्होंने इजराइल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि मुसलमान 1400 साल से यहूदियों का सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं और अब इजराइल का आत्मरक्षा में कदम उठाना और मुसलमानों को सबक सिखाना पूरी तरह से जायज है। मुसाब ने हाल ही में एक टीवी डिबेट में कहा कि फलस्तीन में इजराइल सबसे वैध जातीय समूह है जिसके पास उस भूमि से अपने संबंधों के ठोस सबूत हैं। दोस्तों, वहीं बता दें, जयशंकर जी का अमेरिका को दो टूक कहा, अमेरिकी बुरा ना माने, भारत को भी आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी करने का अधिकार है। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मंगलवार को अमेरिका को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत अपने आंतरिक मामलों पर उनकी टिप्पणियों प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। जयशंकर ने अमेरिका के शीर्ष थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर आप दो देशों, दो सरकारों के स्तर पर देखें तो हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र का परस्पर सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लोकतंत्र को दूसरे पर टिप्पणी करने का अधिकार हो और ये वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का हिस्सा है। लेकिन जब दूसरे नेता ऐसा करते हैं तो ये विदेशी हस्तक्षेप बन जाता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि विदेशी हस्तक्षेप है, चाहे वो कोई भी करे और कहीं भी हो। मेरा व्यक्तिगत विचार है जिसे मैंने कई लोगों के साथ साझा किया है। आपको टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी करने का भी पूरा अधिकार है। इसलिए जब मैं ऐसा करता हूं तो बुरा मत मानिए। यानी कि दोस्तों, जयशंकर जी ने क्लियर बोला है अमेरिका से कि अगर आप हमारे आंतरिक मामलों में टिप्पणी करते हैं तो आप अपने मामलों पर टिप्पणी सुनने का भी दम रखिए। जी हां दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी के बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कहना मत भूलिएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, स्वच्छता अभियान में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से की बड़ी अपील। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर राजधानी दिल्ली में आयोजित एक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत की भावना को और मजबूत करने के लिए लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। आज इस बाबत प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज आप सभी अपने आसपास स्वच्छता से जुड़ी मुहिम का हिस्सा जरूर बने। आपकी इस पहल से स्वच्छ भारत की भावना और मजबूत होगी। आज उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को देश में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास करार दिया और इसे सफल बनाने में योगदान देने वालों को सलाम किया। दोस्तों, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स के जरिए। जय हिंद, जय भारत।